नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका चुनावी चक्रवात 2022 में। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में चौथे चरण का चुनाव जारी है। और वहीं आपको बता दें यूपी के 9 जिलों में करीब 59 सीटों पर मतदान जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि कौन से जिले में कितनी प्रतिशत मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत में 41.21% मतदान हो चुका है। ये आंकड़ा जो है वो 1 बजे तक का है। और वहीं आपको बता दें उन्नाव में 35.01%, लखनऊ में 35.09% और वहीं लखीमपुर खीरी में 40.97% 1 बजे तक मतदान हुआ है। और वहीं आपको बता दें यूपी में टोटल मतदान 37.4% मतदान हो चुका है। और इसके अलावा फतेहपुर जिले में 40.17% और सीतापुर में 36.84% मतदान हुआ। और इसके अलावा लखनऊ में 35.09%, रायबरेली में 40.14% और वहीं बांदा जिले में 37.60% मतदान हुआ। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 40.97% मतदान हुआ। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार चौथे चरण का मतदान जारी है और 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। और हरदोई में करीब 34.45% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। और वहीं उन्नाव में 35.01%, लखनऊ में 35.09%, रायबरेली में 40.14% मतदान हुआ। और इसके अलावा लखीमपुर खीरी में 40.97% मतदान हुआ है। और वहीं यूपी में मतदान जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि उन्नाव से है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि उन्नाव से है। और वहीं आपको बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है और वहीं जन समस्याओं को लेकर ये मतदान का बहिष्कार किया गया। सड़क मार्ग सही ना होना ग्रामीणों की मुख्य समस्या। और वहीं सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ संख्या 355 का ये मामला है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ का ये मामला है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर ग्रामीणों ने जन सुविधा सही से ना होने के बाद मतदान का बहिष्कार किया। और आपको बता दें कि सड़क का निर्माण ना होने और कई जन सुविधा ना मिलने के बाद अब ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ का ये मामला है। और वहीं सफीपुर के गांव पैगंबरपुर बूथ का ये मामला है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में मतदान जारी है और करीब 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम आज सुबह 5 बजे उनके घर से पूछताछ के लिए ले गई। और इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है और एनसीपी शिवसेना के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक दाऊद मामले में ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको लेकर नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है। और वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को जिस तरह से ईडी के लोग उनके घर जाकर लेकर गए ये महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। और पुराने मामलों को निकालकर सबकी जांच हो रही है और आप जांच कर सकते हैं। और 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी और आने वाले दिनों में मैं सभी खुलासे करने जा रहा हूं और इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और उन्होंने आगे कहा कि मैं एक एक अफसरों को एक्सपोज करूंगा। और वही नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है और वो सच बोलते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए चैलेंज है। और इसके अलावा 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी ये संजय राउत ने कहा। और इसके अलावा अग्रवाल को भी अभी कौन बचा रहा है आने वाले दिनों में सभी खुलासे करने जा रहा हूं। और एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि बहुत दिन से बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे थे जो ये षड्यंत्र कर रहे थे वो
हो रहा है और बिना किसी नोटिस के महाराष्ट्र के मंत्री को घर से ईडी के दफ्तर लेकर गए और यह महाराष्ट्र का अपमान है। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग जारी है और यूपी फोर्थ फेज वोटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम मशीन में अराजक तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। और वहीं पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि किसी ने शरारत करके हमारे पहले नंबर पर जो बटन है उसमें फेविक्विक डाल दिया है, जिस वजह से वो बटन ही नहीं दब रहा और हमने इसकी शिकायत की और इसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई भी की और इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। और लखीमपुर सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि हम तो मांग करते हैं कि जिसने हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीसीटीवी में उसकी तस्वीर जरूर होगी। और अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो जानकारी मिली है और उसके मुताबिक पहले नंबर के बटन पर किसी ने फेविक्विक डाला जो नहीं दब रहा है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में मतदान जारी है और इसी बीच लखीमपुर की एक विधानसभा सीट पर और एक पोलिंग बूथ पर जहां पर शिकायत की गई कि सपा का जो बटन था उसके ऊपर फेविक्विक डाली गई, जिसकी वजह से वो बटन नहीं दब रहा था और उसको लेकर सपा प्रत्याशी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, जिसके बाद करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग प्रक्रिया बाधित रही, जिसके बाद उसे फिर से सही किया गया, जिसके बाद वोटिंग प्रक्रिया सुचारू हो सकी। और इसको लेकर सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस पर कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि अंदर वोटिंग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर ये जांच की जाए। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि समाजवादी पार्टी का जो बटन है उसमें फेविक्विक डाला गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का और वहीं यूपी में लगातार मतदान जारी है और इसी बीच उन्नाव विधानसभा में भी कैसा माहौल चल रहा है और इसी ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शुक्ला उन्नाव से जुड़ गए जो कि पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। संजय शुक्ला, बताइएगा कि वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है। इश्तियाक जी, आपको जैसा कि जानकारी देना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ पर जो है मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए बराबर पहुंच रहे हैं जी। और जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग अभी तक जो है पीलीभीत में 40% जो है मतदान हो चुके हैं। और अगर वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में कुछ वोटर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, उनसे बात करना चाहूंगा जी कि आखिरकार जो है उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मतदान करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रजनीश कुमार शुक्ला। आप मतदान केंद्र जा रहे हैं अपना मतदान करने, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? जो भी विकास के कार्य हैं वो पूरे होना चाहिए, जो अधूरे कार्य छूटे पड़े हैं वो भी पूरे होना चाहिए और विकास काफी हुआ है हमारी बीजेपी सरकार में और हम खुल के समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक भाई और हैं, उनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक त्रिवेदी। अभिषेक जी, ये बताइए आप वोट करने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारा सबसे मेन मुद्दा है राष्ट्र के लिए मैं वोट करने जा रहा हूँ। यही मुद्दा, यही विकास। लेकिन आप युवा हैं, युवा के साथ में जो है आपको रोजगार की भी आवश्यकता है, तो ऐसे में आप जो है क्या चाहेंगे? जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो रोजगार अवसर आते रहेंगे। तो इससे देखा आपने साफ तौर से वोटरों का कहना है जी कि कहीं न कहीं विकास के मुद्दों को लेकर ही
मतदान करेंगे। जी इश्तियाक। संजय शुक्ला, कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराबी की शिकायत मिली थी, तो वहां पर जहां पर आप पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, तो क्या वहां पर भी किसी मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा? क्योंकि कई जगह से जानकारी मिल रही है कि ईवीएम मशीन खराब हुई है, जिसकी वजह से कई जगह चुनाव प्रक्रिया में बाधित भी हुई है। तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसी समस्या देखने को मिली? इश्तियाक, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत जनपद में जो है कई विधानसभाओं से ये शिकायत आई थी जी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है तत्परता दिखाते हुए जो है तुरंत ही ईवीएम मशीन की जो खराबी थी उसको दूर किया गया और सुचारू रूप से पुनः जो है मतदान शुरू करवाया गया। जी इश्तियाक। संजय शुक्ला, और वहां पर क्या आला अधिकारी जायजा लेने भी आए थे पोलिंग बूथ पर? क्योंकि लगातार कई जगहों पर अराजक तत्वों का भी इंसिडेंट सामने आए हैं। इश्तियाक, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत जो है ये बहुत ही शांतिप्रिय जगह है। यहाँ के लोग जो हैं पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ये प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। और साथ ही आपको बताता चलूं जी कि ईवीएम में तो गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है तुरंत ही दुरुस्त करवा के और सुचारू रूप से वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू करवा दी गई थी। और वहीं अगर अराजक तत्वों की बात कर ली जाए जी तो प्रशासन यहाँ पर इतनी कड़ी नजर पैनी किए हुए है कि किसी भी अराजक तत्व को बूथिंग स्थल पर जो है पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। जी इश्तियाक। संजय शुक्ला जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, तो ऐसे में पीलीभीत जिला जो है वो काफी अहम माना जाता है। तो ऐसे में आपने लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की है, तो वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? चुनावी माहौल क्या बना हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। इश्तियाक जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें जो है पूरनपुर विधानसभा का एक खासियत मानी जाती है। यहाँ के वोटरों का कहना है कि जिस पार्टी का विधायक चुन के सांसद में पहुंचता है उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है। तो वही जब हमने यहाँ की जनता से जानकारी करनी चाहिए तो उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका मेन रूप से कहना ये है कि जो प्रत्याशी विकास करेगा, जी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराएगा, उसी को जो है वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जी जी इश्तियाक। संजय शुक्ला, लगातार मतदान जारी है, तो क्या मतदाताओं को किसी मतदान करने में क्या किसी चीज की परेशानी आ रही है? क्योंकि कई जगहों पर यह भी जानकारी मिल रही है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है और लगातार मतदाताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई परेशानी या ऐसी कोई शिकायत सामने आई है? जी इश्तियाक, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पूरनपुर विधानसभा में जी कई ग्रामीण स्थलों पर जो है लोगों ने बहिष्कार भी किया है, जी लेकिन जो वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जनता को समझा बुझाकर जो है उनसे वोटिंग का कार्य जो है शुरू करवा दिया है। और वहीं आपको बताता चलूं जी कि जो ग्रामीण थे, किसी को अंडरपास की समस्या थी, किसी की और समस्या थी, तो अधिकारियों द्वारा जो है उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आपकी इस समस्या से निजात मिलेगा। जी जी संजय शुक्ला, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, और वहीं आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी आ रही है? क्योंकि कई जगह से जानकारी सामने आई कि कई वोटरों का लिस्ट में नाम नहीं है, और इसको लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी तक तो जो है जब से मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं, तो आज के दिन जो है यहाँ से ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो सामने आई नहीं है। और अगर आई भी है तो प्रशासन ने उसका तुरंत ही समस्या का समाधान करके जो है उनका डलवाया है। और कहीं ना कहीं जिसकी लापरवाही के चलते अगर किसी का वोट छूट गया था तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी आश्वासन अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय शुक्ला, लगातार बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाता है कि मतदान केंद्र पर उन्हें पहुंचाने के लिए कई सुविधाओं का दावा भी किया गया, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या उनको सही सुविधा मिल रही है? क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ होते हैं, तो उसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई सुविधा भी दी गई थी, तो क्या वो सुविधा बुजुर्गों द्वारा पूरी की जा रही है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगा इश्तियाक
कि चुनाव आयोग द्वारा जो है जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें बुजुर्गों का विशेष तौर ध्यान रखा गया था, जिसके चलते जो है प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए गए थे, जिसके चलते जो है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जी अगर कोई बुजुर्ग मतदान केंद्र पर पहुंचता है मतदान करने के लिए, तो ऐसे में या तो उनके साथ में कोई एक परिवार का व्यक्ति होता है, अगर व्यक्ति नहीं होता है तो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनके द्वारा जो है उनकी समस्या देखी जाती है और उसका समस्या का निदान करके उनका वोट डलवाया जाता है। जी संजय शुक्ला, पोलिंग बूथ पर कोविड नियमों का पालन कराने के क्या कुछ उपाय किए गए हैं? इत्यादि, जैसा कि आपको बताता चलूं कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं जी उनके अनुपालन करते हुए जो है यहाँ पर जिसके चेहरे पर मास्क नहीं होता है उसे पोलिंग बूथ से बाहर भेज दिया जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि आप पहले मास्क लगा के आए, उसके बाद आप वोटिंग करें आके। संजय और शुक्ला, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जी संजय शुक्ला, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार जो कोरोना मरीज है उनको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए थे कि कोरोना के जो पेशेंट है उनके लिए अलग से इंतजाम किए गए थे, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग द्वारा एक अपनी गाइडलाइन में बताया गया था कि जो कोरोना के पेशेंट होंगे जी उनके घर पर जो है स्वास्थ्य विभाग और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, एक टीम जाकर डोर टू डोर उनके वोट डलवाएगी। जी तो प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारियां की गई, ऐसे तो उनके घर पर जाकर डोर टू डोर उनके वोट डलवाने का काम किया जा रहा है। जी जी संजय शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए रखिएगा और हमें पल पल की अपडेट देते रहिएगा। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार चुनाव जारी है और इसी बीच यूपी में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज यानी बुधवार को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार ने वर्षों पुराने कई ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे वंचित वर्ग का काफी विकास भी हुआ है। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने यूपी में जो काम किए हैं उससे प्रभावित होकर यूपी की जनता ने एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया है। और उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और वहीं 3 तलाक के दंश और अभिशाप से आजाद कराया। और इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था, लेकिन हमारा देश 13वीं सदी के कानून को लेकर चल रहा था। और जेपी नड्डा ने आगे कहा कि इस बार 1,60,00,000 मकान 48,000 करोड़ रुपए से बनेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया है और वहीं 2.5 करोड़ लोगों को बिजली सौभाग्य योजना के तहत यूपी के हर गांव में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आज यानी बुधवार को 59 सीटों पर वोटिंग जारी और ऐसे में उन्नाव के बीजेपी सांसद ने साक्षी महाराज ने उन्नाव के एक मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और हो सकता है कि यह आंकड़ा 350 तक चला जाए। और वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिजाब मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि यह नियम कर्नाटक में बनाया गया था और मुझे लगता है कि देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। और गौरतलब है कि आज उन्नाव समेत प्रदेश के 9 जिलों के 59 सीटों पर मतदान जारी है और इसमें पीलीभीत जिला, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान जारी है। और यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान किया और दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रथम चरण के साथ बीजेपी की विजय यात्रा की गति और तेजी के साथ बढ़ने लगी और चौथे चरण के बाद विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी
अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। और वहीं खबर अब छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के थाना शक्ति से शराब के चलते मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल रात करीब 10 बजे प्रार्थी प्रकाश साहू पिता भुवनेश्वर साहू की दुकान में आरोपी नवीन धैर्या और उसके 4 अन्य साथी द्वारा प्रार्थी प्रकाश साहू को शराब पीने के लिए पैसा मांगने गया, लेकिन धमकी और मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की सड़कों में दूधिया स्ट्रीट लाइट से जगमगा गया है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत आज जांजगीर नाला नगर पालिका के प्रवास में रहे। और वहीं बीते शाम 8 बजे विधानसभा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ नहरिया बाबा हनुमान मंदिर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण कर पोनी पसारी योजना का भूमि पूजन भी किया। और वहीं चरण दास महंत ने कहा कि जांजगीर नैला नगर पालिका में अब विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और अब हमारा नगर उन्नति की राह में आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि 7 करोड़ का लोकार्पण और भूमि पूजन का काम आज हुआ है और ये एक शुरुआत है नैला जांजगीर चांपा से। और हम लोग मिलजुल करके बहुत आगे की सोच रहे हैं कि और आगे विकास हो और ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में एक पहचान बने, हरिया बाबा की पहचान बने, मंदिर की पहचान बने। वो मंदिर है हमारा, कौन सा मंदिर? बाबा जी का विष्णु मंदिर, यहाँ की पहचान। वहीं जांजगीर चांपा के शक्ति थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित साहू पान दुकान पर धमकी देने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पान ठेले वाले की पिटाई करने पर एएसआई के बेटे सहित 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि दुकान पर एएसआई के बेटे होने का दोष दिखाकर शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21 की रात्रि 10 से 11 के बीच पे प्रार्थी प्रकाश साहू जो कि ग्राम पुरथा का निवासी है, रेलवे स्टेशन पे अपने दुकान पर चाय और पान का दुकान लगाता है। 10 से 11 के बीच पे नवीन डहरिया एवं अन्य साथी आकर उसे शराब पीने को लेके पैसा की मांग किए, जिस पर से प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसके द्वारा मारपीट की गई। रिपोर्ट प्राप्त होते ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही 5। और वहीं अब खबर क्रिकेट जगत से, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से एक दिन पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है और भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर हो गए और हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण वो इस सीरीज के तीनों मैच नहीं खेल पाएंगे। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य कुमार यादव को वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में चोट लगी थी और इससे पहले मंगलवार देर शाम दीपक चहर भी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए थे और दीपक चहर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण टीम से बाहर हुए थे और उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में करीब 5 से 6 हफ्ते लगेंगे और वो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले भी उनके चूक सकते हैं। और हाल फिलहाल भारतीय टीम में चोटिल खिलाड़ियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी पहले से चोटिल है और टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और अब सूर्य कुमार और दीपक चहर के बाहर होने पर टीम की समस्या और बढ़ेगी। और वही गौरतलब है कि श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवर्स की सीरीज में विराट कोहली और ऋषभ पंत भी मौजूद नहीं है और दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने ब्रेक दिया है और ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे और अगले 4 दिनों में ही भारत श्रीलंका T20 सीरीज शुरू होकर खत्म भी हो जाएगी और ऐसे में चहर और सूर्य कुमार के रिप्लेसमेंट के ऐलान करने की उम्मीद
कम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल होने वाले नए खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और जब तक यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तक सीरीज खत्म हो चुकी होगी। और इसी के साथ चुनावी चक्रवात 2022 में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।